नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने इस अधिनियम में कुल 32 बदलाव करने के सुझाव दिए हैं और अब इन सुझावों पर काम करते हुए इस बार के बजट सत्र में इस बिल पर चर्चा होने और इस पर फाइनल निर्णय होने की संभावना भी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जेपीसी के सुझावों को मानकर 32 बदलाव कर दिए जाने के बाद वक्फ बोर्ड वास्तव में संवैधानिक हो जाएगा? क्या वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है? क्या वक्फ बोर्ड जैसा कोई शब्द वास्तव में भारत के संविधान में है भी, अथवा इसे बस सियासी मुनाफे के लिए लोगों के सामने लाया गया था? आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कांग्रेस की सरकारों ने अपने कार्यकाल में भारतीय संविधान का अपमान किया है और उसकी अनदेखी करते हुए वक्फ बोर्ड का गठन किया था? क्या वर्तमान सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लाकर पूर्व की सरकारों की गलतियों पर पूरी तरीके से उसको समाप्त कर दिया जाएगा? क्या वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून से भारत के अन्य धर्मों के अनुपालकों के अधिकारों का वास्तव में हनन होता है? ऐसे और भी कई सवालों का जिक्र करते हुए उनका जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी ने। क्या है इस वक्फ बोर्ड की असल कहानी? जानिए अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जुबानी। वक्फ एक्ट पे जेपीसी ने कुल 32 सुझाव दिए हैं। इस कानून को ठीक करने के लिए 32 बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 32 बदलावों के बाद यह वक्फ एक्ट पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा? भारत के संविधान में वक्फ शब्द कहीं है ही नहीं है। WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 28 में चैरिटी शब्द यूज हुआ है और एंडाउमेंट यूज हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए, वक्फ एक्ट नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थ संहिता होनी चाहिए। मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान में जमीन का जो विवाद है उसका विवाद का समाधान करने के लिए कोर्ट की व्यवस्था हुई है। आपकी रेवेन्यू कोर्ट है, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। एडीएम के यहाँ मुकदमा चलता है, तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चलता है, एसडीएम के यहाँ मुकदमा चलता है और सबका मुकदमा वहीं चलता है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, बहाई सबका वहीं चलता है। लेकिन एक कम्युनिटी का मुकदमा वक्फ बोर्ड में चलेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। अब सवाल यह है कि जब भारत में संविधान है, प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा गया है, तो फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? फिर पारसी बोर्ड और पारसी ट्रिब्यूनल क्यों नहीं? फिर जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं? बहाइयों के लिए अपना बोर्ड, अपना उनका ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? ईसाइयों के लिए अपना ईसाई बोर्ड, ईसाई ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? बाकी सबके लिए एक व्यवस्था और एक कम्युनिटी के लिए अलग व्यवस्था। मैं इस जेपीसी के सुझावों का स्वागत करता हूं। सरकार जो अमेंडमेंट ले आई उसका स्वागत करता हूं। सरकार ने जो प्रयास किया है उसका स्वागत करता हूं। लेकिन कुछ सवाल है कि इस देश में बहुविधान चलेगा या संविधान चलेगा? अगर जब संविधान चलेगा तो संविधान का अर्थ होता है ये समान विधान, सबके लिए समान विधान। अब अभी भी अगर ये सारे अल्पसंख्यकों के लिए एक होता तो भी समझ में आती बात कि भाई ठीक है, माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाता है और माइनॉरिटीज़ की अलग से व्यवस्था कर दी जाती। लेकिन मुस्लिम्स तो माइनॉरिटी में है लेकिन एक्चुअली नहीं होना चाहिए, तो फिर उनके लिए अलग से प्रावधान क्यों? दूसरा, आर्टिकल 14, 15, 16 का क्या होगा जो कहता है किसी से भेदभाव करना नहीं करना, कुछ नहीं करना। दूसरा, वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल सब एक कम्युनिटी के लिए है और जो वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे, जो वक्फ ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे, उनका वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, वो सब कुछ कहाँ से आएगा? तो आर्टिकल 27 का वायलेशन हो गया है। तो क्योंकि वो तो जो जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, तो सब बड़ी सीधी सी बात है। क्या इस देश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड खड़ा करने के लिए दे रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल चलाने के लिए दे रहे हैं, वो एक कम्युनिटी के लिए अलग से मंत्रालय चलाने के लिए दे रहे हैं क्या? नहीं। तो आर्टिकल 27 का भी तो वायलेशन हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं, सरकार जो कर रही है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। मजहब के आधार पर अगर कुछ भी रहेगा तो आगे समस्या आएगी। सरकार अगर इस वक्फ एक्ट में अभी 32 सुझाव ले आके पुराने वाले को ठीक कर रही है, तो फिर कोई अगर सरकार आई
तो वो पूरा इस 32 सुझाव खत्म करके पुराने वाले कानून को फिर से बहाल कर देगी। तब क्या होगा? दूसरा, इन 32 सुझावों के बाद भी जो 1950 के बाद अनगिनत प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया, उसका क्या होगा? क्योंकि आज़ादी जब 1950 में तो 50,000 एकड़ भी नहीं थी, अब तो 10 लाख एकड़ हो गई है। तो ये जो 9.5 लाख एकड़ बढ़ी है एकाएक, जबरदस्ती उसको वक्फ उसमें दिखा दिया गया है, उसका क्या होगा? नए वाले वक्फ होंगे वो तो रजिस्टर होंगे, लेकिन जो पुराने वाले वक्फ जबरदस्ती के रजिस्टर में चढ़ा दिए गए हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के ही, बिना विल के ही, बिना बाकायदा नोटराइज किए हुए, उनका क्या होगा? एक बात और, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सबसे ज्यादा दान करते हैं भारत में। वो मठ मंदिर बनाएंगे, वो गौशाला बनाएंगे, वो धर्मशाला बनाएंगे। आपस में अगर विवाद होगा फिर तो कोर्ट में चलेगा। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई मुस्लिम आके उस पर अपना क्लेम कर देगा तो वक्फ प्रॉपर्टी है, फिर उसका मुकदमा कहाँ जाएगा? उसका तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जाएगा, वक्फ बोर्ड में चला जाएगा। इस पे भी क्लैरिटी की जरूरत है कि ये जब वक्फ बोर्ड बनेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल बनेगा, तो ये केवल मुस्लिम्स का आपस का विवाद ठीक सुलझाएगा या गैर मुस्लिम के साथ अगर कोई विवाद होगा तो उसको भी सुलझाएगा? आखिर मान लीजिए अग्रवाल धर्मशाला बन रही है, जैन धर्मशाला बन रही है, या जैन मंदिर बन रहा है, या आपके बिरला मंदिर बन रहा है। ये हिंदू बहुत ज़्यादा मठ मंदिर बनाते रहते हैं, गौशाला धर्मशाला बनाते रहते हैं। उनकी विवाद पे अगर कोई आके क्लेम करेगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वो मुकदमा कहाँ जाएगा? मेरा ये मानना है कि ये जब काम हो रहा है तो इसको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का नामो निशान मिटा देना चाहिए। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल की व्यवस्था चलेगी तो भले ये 32 सुझाव लागू हो जाएंगे, इसके बाद भी समस्या कुछ न कुछ बनी रहेगी, एक पैरेलल में अलग से व्यवस्था बनी रहेगी। और वैसे भी ये पूरी तरीके से जमीन का मुद्दा है, लैंड का मामला है। लैंड फंडामेंटल राइट नहीं है, लैंड रिलीजियस मामला नहीं है, लैंड शुद्ध रूप से सिविल राइट है। और लैंड का मुकदमा चलता है चकबंदी अधिकारी के यहाँ, लैंड का मुकदमा चलता है एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, लैंड का मुकदमा चलता है एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, लैंड का मुकदमा चलता है चकबंदी कमिश्नर के यहाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी भारत में इतने लोग रहते हैं, सबका मुकदमा तो चकबंदी अधिकारी के यहाँ चलेगा, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ चलेगा, कलेक्टर के यहाँ चलेगा, कमिश्नर के यहाँ चलेगा, तहसीलदार के यहाँ चलेगा। लेकिन वहीं अगर किसी ने आके बोल दिया नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो फिर मुकदमा ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए अब जब इतने वर्षों के बाद इस पर काम हो रहा है तो अच्छा ये है एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाया जाए। कहने का मतलब एक देश एक विधान लागू किया जाए, अलग से रिलीजन के आधार पे इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे वक्फ ट्रिब्यूनल हो, चाहे मजहब के आधार पे जो कुछ नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पे जो भी योजनाएं चल रही हैं, मजहब के आधार पे जितने भी बोर्ड हैं, मजहब के आधार पे जो भी ट्रिब्यूनल है, ये नहीं चलना चाहिए। ये विभाजन की एक फाउंडेशन तैयार कर रहा है। एक आदमी को अलग से प्रिविलेज दे के, अलग से उसको विशेष दर्जा दे के, वो हम कहते नहीं उसको वीआईपी बना दे रहे हैं। क्या मुस्लिम्स इस देश की वीआईपी हैं क्या कि उनको अलग से प्रोटोकॉल चलेगा, अलग से उनके लिए कोर्ट चलेगी, अलग से उनकी व्यवस्था चलेगी, उनके लिए अलग से उनका सर्वेयर अलग होगा? बाकी सबका मुकदमा एसडीएम के यहाँ चलेगा, एडीएम के यहाँ चलेगा, डीएम के कलेक्टर के यहाँ चलेगा, और मुस्लिम का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा, उनका सर्वेयर भी अलग होगा। ये व्यवस्था से मैं इसका विरोधी हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि ये वक्फ एक्ट पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए, और नहीं ख़त्म होना चाहिए तो फिर ईसाई बोर्ड, ईसाई ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए। फिर तो जितने पंथ हैं सारे पंथों के लिए अपना अपना बोर्ड होना चाहिए, अपना ट्रिब्यूनल होना चाहिए। फिर समस्या और भी बढ़ जाएगी, और इसलिए बढ़ जाएगी कि जहां दो पंथों का मुकदमा होगा वो फिर मुकदमा कहां जाएगा? आज की डेट में आखिर ये समस्या बनी हुई है ना कि अमेंडमेंट के बाद अभी भी ये दिक्कत बनी हुई है कि अगर बिरला मंदिर जहां चल रहा है, उस बिरला मंदिर में अगर कोई आके कहेगा ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो मुकदमा कहां जाएगा? ये प्रॉपर्टी इस समस्या बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात की, जो स्वतंत्रता के समय वक्फ बोर्ड के पास 50,000 एकड़ से कम ज़मीन थी, वो 10 लाख एकड़ ज़मीन हो गई। पार्कों पे कब्जा कर लिया है, ऊसर ज़मीन पे कब्जा कर लिया, बंजर ज़मीन पे कब्जा कर लिया, खेल के मैदान पे कब्जा कर लिया, दूसरों की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, सड़क किनारे कब्जा कर लिया, जितने जहाँ जगह जगह दरगाह बना के उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, मज़ार बना के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, पक्का कब्रिस्तान बना के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उन ज़मीनों का विवाद कहाँ जाएगा?
जो लोग वहां पीड़ित हैं वो कहां जाएंगे? क्या फिर उसी वक्फ बोर्ड के सामने जाएंगे, उसी वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जाएंगे? अगर वहां जाएंगे तो उनको तो न्याय मिलेगा नहीं। फिर तो उनको हर प्रदेश की राजधानी में, क्योंकि वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल तो प्रदेश की राजधानी में रहेगा। तो अगर ये इस पे अगर फैसला नहीं हुआ कि मेरठ के व्यक्ति की जमीन पे जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है उसका मुकदमा अब मेरठ में चलेगा या उसको अभी भी लखनऊ जाना पड़ेगा? झाबुआ की जमीन पे जहां वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया उसका मुकदमा अब झाबुआ की लोकल कोर्ट में चलेगा या उसको भोपाल जाना पड़ेगा? अमरावती और अकोला की ज़मीन पे जहां वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है उसका मुकदमा अब अमरावती अकोला में चलेगा, कोल्हापुर में चलेगा, या उसको अभी भी मुंबई जाना पड़ेगा? अगर अभी भी मुंबई जाना पड़ेगा तो फिर संविधान कहाँ होगा? फिर तो एक देश एक विधान नहीं हुआ, फिर तो सबको समान अधिकार नहीं हुआ, फिर तो सबको समान अवसर नहीं मिला, फिर तो सबको कहते हैं जो फंडामेंटल राइट है फिर तो उसका वायलेशन बना रहेगा। फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या रह गया? सब एक समान है, सबको सबके एक समान अधिकार है, सबको समान जो है अवसर मिलेगा, वो कहाँ गया? इसलिए मेरा ये मानना है ज़्यादा अच्छा होगा इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। ये कांग्रेस का महापाप है। 1954 में नेहरू ने बनाया, उसके बाद इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, उसके बाद इसको राजीव गांधी ने मजबूत किया, फिर नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, फिर मनमोहन सिंह ने मजबूत किया। अगर ये कानून रहेगा, चाहे भले ही अमेंडमेंट के बाद, तब भी यहाँ पे लैंड जिहाद चलता रहेगा। ये कानून लैंड जिहाद के लिए बनाया गया था। भले ही 32 सुझाव आ जाएंगे, लेकिन जो पहले जो लैंड जहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा हो चुका है उनको वापस ले पाना मुश्किल हो जाएगा। वो ज़मीनें वापस तभी होंगी जब ये कानून पूरी तरीके से ख़त्म करके, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड सबके लिए लागू है वैसे ही एक समान दान संहिता बने, समान धर्मस्थल संहिता बने, सबका मुकदमा बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, तहसीलदार के यहाँ हो, एसडीएम के यहाँ हो, एडीएम के यहाँ हो, जहाँ पे भी हो, सबके लिए वो एक ही कोर्ट होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तब जाके लैंड जिहाद रुकेगा। गौर करने वाली बात है कि जिस वक्फ बोर्ड के पास आजादी के बाद महज 50,000 से भी कम संपत्तियां थीं, उसके पास अब 10 लाख से अधिक संपत्तियां हैं। यानी साफ है कि वक्फ बोर्ड को हमारे ही भारतीय संविधान से खिलवाड़ करते हुए, हमारे भारतीय संविधान को तोड़ते मरोड़ते हुए पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने उसे निरंकुश बना दिया है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन की बजाय इसे सिरे से खत्म करने की राय रखी है, उस पर आपका क्या विचार है? अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।